युद्ध जहां कभी शांति नहीं होती, लेकिन एक उम्मीद होती है कि शांति आएगी। एक ऐसी ही उम्मीद फिर जगी है रशिया और यूक्रेन के युद्ध में, क्योंकि रशिया और यूक्रेन के युद्ध में एक प्रस्ताव आया है जेलेंस्की की तरफ से 1200 कैदियों की अदला बदली की। ये क्या है? सच में ये युद्ध के विराम की तरफ की एक पहल है, कदम है, या फिर सिर्फ एक प्रस्ताव है जो किया गया है जेलेंस्की की तरफ से? रशिया ने इस पर कुछ नहीं कहा है। पहली बात तो मैं आपको बता देता हूं, रशिया का इस पर कोई पलटवार या कुछ भी जवाब नहीं आया है। आज इसी बात पर कि युद्ध तो हो रहा है, लेकिन युद्ध की जो गंभीरता है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन जेलेंस्की एक प्रस्ताव लेकर आए हैं कि हम जो 1200 कैदी हैं उनकी अदला बदली करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ पुतिन की चुप्पी नहीं टूटी है इस विषय पर। वो चुप हैं, शांत हैं। तो आज इसी विषय पर वर्ल्ड वॉरियर में गहन चर्चा होगी। तो आयुष, आप क्या सोचते हैं कि ये जो 1200 कैदियों की अदला बदली का जो प्रस्ताव लाए हैं जेलेंस्की, ये प्रस्ताव ही रहेगा या वास्तविकता में अमली जामा भी इसे पहनाया जा सकेगा? देखिए, अगर इस प्रस्ताव को अमली जामा पहनाना था तो उसमें आप ये देख सकते हैं कि वो रशिया की तरफ से भी बात आनी चाहिए थी, वो यूक्रेन की तरफ से भी आनी चाहिए थी। और जो ट्रंप हमेशा ये कहते हैं कि भाई मैंने तो युद्ध रुकवा दिया, मुझे तो नोबेल दे दो, वो भी कूद करके इसको कहते हैं कि हमारी वजह से हुआ है। लेकिन ये बात केवल यूक्रेन कह रहा है और यूक्रेन के राष्ट्रपति इससे पहले इस तरह के तमाम दावे कर चुके हैं। हालांकि बात 1200 कैदियों की है। भाई 1200 यूक्रेन के नागरिक जो अभी रशिया के कब्जे में है ना, उनके वहाँ युद्धबंदी है। उनके परिवार किस तरह से जी रहे होंगे, उनके परिवार पे कैसे बीत रही होंगी, और वो लोग किस हाल में रशिया में होंगे, हमें कुछ नहीं पता है। और यूक्रेन के राष्ट्रपति, मतलब आप ये कह सकते हैं कि अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं किस तरह से हमारे लोग आ जाए, चाहे वो बयान दे करके हों, रशिया पे प्रेशर बना करके हों। लेकिन बात तो तब मानी जाएगी ना जब रशिया भी कहे कि हाँ, हम 1200 कैदी छोड़ने के लिए तैयार हैं। और ऐसी बात होगी और ट्रंप आपको लग रहा है कि ट्रंप पीछे रह जाएंगे, ट्रंप चुप हो जाएंगे, क्रेडिट लेने से छूट जाएंगे वो? तो उन्होंने तो कुछ भी नहीं कहा इस बारे में। देखिए, ये तो बात है कि रशिया कुछ कह भी नहीं रहा, रशिया एकदम चुप्पी साधे हुए। हाँ। तो कहीं ये तो नहीं है कि सिर्फ कहने भर हवाई बातें हैं, हवाई है। और हमने ये भी सुना है कि इनके बीच में मध्यस्थता वो देश करा रहे हैं, तुर्की और यूएई, जो अपने आस पड़ोस को तो शांत नहीं कर पा रहे हैं। हाँ। लेकिन वो पहुंच गए हैं शांत कराने, 7 समुंदर पार। हाँ। पहुंच गए हैं और वहां शांति का प्रस्ताव लेकर खड़े हैं। तो आपसे मेरा प्रश्न यही रहेगा कि आप अपने पड़ोस में भड़कती आग को तो पानी से बुझा नहीं पा रहे, पानी का समंदर बगल में है, वहां तो आप बुझा नहीं पा रहे, तो वहां बर्फ डालने क्यों जा रहे हैं आप? भाई, आप पड़ोस की बात छोड़ दीजिए, तुर्की के अंदर खुद जो है इस समय विद्रोह चल रहा है। तुर्की की जो विपक्षी पार्टियां हैं वो वहाँ के राष्ट्रपति अर्दोगान के खिलाफ जो है लगातार प्रोटेस्ट कर रही हैं। अर्दोगान उनको जो है अरेस्ट करा रहे हैं। तो अपने घर के अंदर आग लगी हुई है। बगल में इजराइल है, इजराइल लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, हमास के नाम पर जो है वहाँ के लोगों को मार रहा है और बदले में हमास की तरफ से भी कार्रवाई हो रही है। इसके अलावा हूती विद्रोही हैं, इसके अलावा एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है ईरान का, हिजबुल्ला है। कोई वहाँ पे ध्यान नहीं दे रहा है, ना यूएई ध्यान दे रहा है, ना यूएई कह रहा है कि भाई आप वहाँ पे मिडिल ईस्ट में शांति लेकर के आइए। लेकिन चले गए कहाँ? इतनी दूर, यूक्रेन पे। अब सबको जो है, मतलब ट्रंप ने एक वो शुरुआत करी थी कि नोबेल प्राइज़ चाहिए मुझे शांति का, अब वो एर्दोगान भी चाह रहे हैं, वो यूएई भी चाह रहा है, वो यूएस वाले भी चाह रहे हैं। और अपने घर में जो मतलब वो होता है ना कि जब आप किसी की तरफ एक उंगली करते हैं तो 3 उंगली तो आपकी तरफ भी होती है। तो आप वहाँ चले गए, वहाँ उनके यहाँ युद्ध रुकवा रहे हैं, और बगल में जो इजराइल लगातार बम मार रहा है, आप इजराइल को नहीं रोक सकते हैं। आप जो है गाजा के अंदर जो लोग भूखे मर रहे हैं उनको खाना पानी नहीं पहुँचा सकते हैं। इजराइल ने तो यहाँ तक कि उनकी एड भी रोक दी है। लोगों के पास ना खाने के लिए कुछ है, ना पीने के लिए है, ना उनके सिर पे छत है, टेंट तक उनके खस्ता हालत में पड़े हुए हैं। तो आप मानते हैं कि आज दुनिया नोबेल पीस प्राइज की तरफ भाग रही है? होड़ लग गई है। तो मान के चलें कि युद्ध रोकना आज किसी का उद्देश्य नहीं है। जो अपने आप को वर्ल्ड लीडर कहते हैं, आज के वर्ल्ड लीडरों का उद्देश्य युद्ध रोकना नहीं, पीस प्राइज पाना है। पीस प्राइज पाना है, और साथ ही युद्ध जो है ना एक इंडस्ट्री है। और तुर्की तो उसका दोस्त है ही रशिया का, तो वो थोड़ा सा अपना भाईबंदी में कि भाई नहीं है क्या, ये वाली चीज़ है। लेकिन रशिया के अपने हित सर्व से ऊपर है, रशिया का यही कहना है। क्योंकि और दूसरी बात ये कि तुर्की खुद नेटो का मेंबर है
और यूक्रेन भी नेटो का मेंबर बनना चाह रहा है। और रशिया का सिर्फ एक ये कहना है कि यूक्रेन नेटो का मेंबर नहीं बनेगा, क्योंकि अगर वो नेटो का मेंबर बनता है तो नेटो की सेनाएं उस रशिया के दरवाजे पर आके खड़ी हो जाएंगी। और नेटो किस लिए बनाया गया था? यूएसएसआर जो था उसके खिलाफ। अब यूएसएसआर टूट गया लेकिन नेटो नहीं टूटा। आप जो है एक एजेंडा चला रहे हैं रूस के खिलाफ, और फिर आप सोच रहे हैं कि रूस जो है उसका जवाब भी ना दे। और यूक्रेन के राष्ट्रपति, मुझे ये लग रहा है कि भाई आपको अपने देश के हित के बारे में सोचना चाहिए, ना कि आपको किसी और की बातों में आकर के कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे आपके नागरिक सफर करेंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति को अब तक ये समझ नहीं आया कि आपके हित में यही होगा कि आप नेटो के परमानेंट मेंबर ना बने। आप बात रशिया की कंडीशन मान लीजिए ना कि नेटो के मेंबर हम नहीं बनेंगे तो उनके युद्ध अपराधी भी छूट जाएंगे 1200 लोग, उनकी जो इकोनॉमी तहस नहस हुई है वो भी ठीक होने लगेगी, जो नुकसान हुआ है यूक्रेन के लोगों को इतनी ज़्यादा, उसकी भी भरपाई हो सकती है। पर पता नहीं क्या मतलब उनके समझ में है। मतलब ये, और मैं एक इतिहास में गए हैं तो एक बात और बता ही देता हूँ मैं अपने दर्शकों को कि जब हम कोल्ड वॉर की बात करते हैं तो कोल्ड वॉर में जो 16 गणराज्य थे आपके सोवियत संघ में, उसमें भी सबसे प्रमुख गणराज्य रूस ही था। रूस ही डोमिनेट करता था और पूरा सेंट्रलाइज सिस्टम रूस ही चलाता था। और उस टाइम पर भी रूस डोमिनेटिंग था और आज भी रूस ही है। आज भी आप देखोगे कि उधर अगर आप पश्चिमी तो नहीं, दक्षिणी यूरोप में देखेंगे तो आप कहीं ना कहीं आपको रूसी प्रभाव दिखाई पड़ता है। और अमेरिका ने और यूरोप ने तमाम तरह के सैंक्शंस लगा दिए हैं, लेकिन आप जो है रूस को इंच भर भी नहीं रोक पाए हैं। ना आप रूस की कार्रवाई को रोक पाए हैं, ना उसकी मिलिट्री को रोक पाए हैं, ना यूक्रेन में जो वो बढ़त बना रहा है उसको रोक पाए हैं। वो तो जहाँ तक मुझे लग रहा है पुतिन ना ये ट्राई एंड टेस्ट कर रहे हैं यूक्रेन में। वो चाहे तो यूक्रेन को पूरी तरह से कब्जे में ले सकते हैं, लेकिन वो कर नहीं रहे। क्यों? वो मतलब होता है ना कि एक शिकारी जानवर या शेर जो है अपने शिकार के साथ खेलता है, वो बस वो खेल रहे हैं। तो आने वाला टाइम, मतलब ये मान के चलें कि ये जो प्रस्ताव आया है 1200 महज दिखावा जेलेंस्की का महज दिखावा है। और ये आने वाले टाइम में पानी की तरह बह जाएगा, जैसे पहले की बातें जितनी भी बातें हुई हैं, जो भी हुआ है। और ये जो नाटो की बात होती है बार बार, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की जब बात होती है, तो हम सब जानते हैं कि आज के टाइम पर रशिया के पास सबसे ज्यादा परमाणु शक्ति है, परमाणु संपन्न राष्ट्र है। और ये भी हम जानते हैं कि अमेरिका जो कि अपने आप को पश्चिमी देशों का सरगना मानता है, सरगना तो शब्द में थोड़ा ठेकेदार मानता है, डेमोक्रेसी का ठेकेदार मानता है अमेरिका, मानता है। और मतलब पूंजीवाद का अपने आप को धन्ना सेठ मानता है। लेकिन धन्ना सेठ साहब को ये भी तो पता होना चाहिए कि धन्ना सेठ साहब ने पूरा जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था, कोल्ड वॉर चल रहा था, उस समय भी धन्ना सेठ साहब ही पैसे कमा रहे थे और आज भी धन्ना सेठ साहब ही पैसे कमा रहे हैं। आप ट्रंप को ये कहते हैं कि हम पुतिन को फोन करेंगे, पुतिन हमारी बात जरूर मानेंगे, ये वो। और ट्रंप अभी खुद वेनेजुएला में कहने को तो वो ड्रग कार्टेल के खिलाफ वॉर चला रहे हैं, लेकिन वो वहाँ रिजीम चेंज करना चाह रहे हैं, वहाँ सत्ता परिवर्तन करना चाह रहे हैं, वो वहाँ इन्वेड करना चाह रहे हैं। तो खुद वो अपने पड़ोस में क्या कर रहे हैं, ट्रंप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ट्रंप को चिंता किस बात की कि यूक्रेन और रशिया के बीच क्या हो रहा है, या इजराइल और हमास के बीच क्या हो रहा है। और ये सब लगाई हुई आग तो ट्रंप मतलब अमेरिका की है ना। उससे पहले जो बाइडन थे जिस समय ये सब चीज़ें शुरू हुई थी, तो ये सब अमेरिका करता है और अमेरिका को इससे फ़ायदा होता है। क्यों? क्योंकि उसकी पूरी इंडस्ट्री चल रही होती है। यूक्रेन को हथियार चाहिए, यूरोपियन यूनियन को हथियार चाहिए, तो कौन देगा? अमेरिका देगा। मतलब कोल्ड वॉर में भी कमाया अमेरिका ने, वर्ल्ड वॉर में भी कमाया अमेरिका ने, और आज भी कमा रहा है अमेरिका। और अगर युद्ध बंद हुआ तो यूक्रेन का डेवलपमेंट करने भी अमेरिका ही पहुंचेगा, तो वो फिर से कमाएगा। मतलब अमेरिका के दोनों हाथों में लड्डू है और यूक्रेन जो है वो कटोरा लेने की स्थिति में आ गया है। तो आप ये मान के चलिए कि ये युद्ध जरूर है, लेकिन इसके शकुनी, हमारे यहाँ पे महाभारत के शकुनी तो थे ही थे। तो आप मानते हैं कि यूक्रेन हो या रशिया हो या इजराइल हमास हो, यहाँ के शकुनी अमेरिका है। और अमेरिका अपने पासों को अपने अनुसार पलटता रहता है और आप इनको देशों को लड़ाता रहता है। देखिए, और ये भी सच है कि रशिया के साथ तो सीधी तौर पर अमेरिका लड़ नहीं सकता, तो अपने इन छोटे प्यादों को लड़ाकर वो अपनी सहूलियत भी पूरी करता रहता है और अपनी इच्छा को पूरी करता रहता है, अपनी ताकत टेस्ट करता रहता है और अपने हथियार भी बेचता रहता है। बिल्कुल, आपने ये पॉइंट सही है। मतलब और आने वाला टाइम तो ये बताएगा कि क्या होगा। रशिया ने तो इस पर कोई टिप्पणी नहीं दी है, रशिया चाहता भी नहीं होगा, और हो भी सकता है कि युद्ध बंदियों की अदला बदली हो भी जाए। हम तो नहीं चाहते कि युद्ध हो दुनिया में,
लेकिन क्या करें, युद्ध होते रहते हैं और उन्हें आपको बताना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको समझना, विश्व राजनीति को समझना, जितनी आसान दिखती है विश्व राजनीति उतनी आसान होती नहीं है, और खासकर कि युद्धों वाली राजनीति तो खासकर आसान नहीं होती। तो आसान शब्दों में हम आपको समझाने के लिए ऐसे ही कल फिर आएंगे। तो कल तक जुड़े रहने के लिए, रोज जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे शो को लाइक करें, शेयर करें और आगे बढ़ाएं, और कड़क से ऐसे ही जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।